हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के डेली डोज में 18 सितंबर 2022 का आज वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और दोस्तों, आज बहुत सारी खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन ये खबरें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स का डेली डोज आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के सौजन्य से। और मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जो शायद संभवतः एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन दोनों को ही महत्व देता है। तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर आना चाहिए, मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की खबरें क्या है? 18 सितंबर 2022 रिटेल इन्फ्लेशन, यहां पर भाई साहब रिसर्च टू 7% एज फूड प्राइसेस इंक्रीजेस। मतलब यह कि खाद्य कीमतों में वृद्धि के रूप में खुदरा जो मुद्रास्फीति है वो 7% तक बढ़ गई है। प्राइजेस pressures returns to या prices pressures return to the Indian economy in August with retail inflation quaking to 7% after cooling to a 5-month low in July। मतलब यह कि अगस्त में भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य दबाव वापस आ गया है। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 5 महीने के निचले स्तर पर ठंडा होने के बाद 7% तक अब तेज हो गई है। मतलब 5 महीने धीरे धीरे कम हुई, लेकिन अब वापस से 7% पर पहुंच गई है खुदरा महंगाई, मतलब कि रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, खुदरा महंगाई वो महंगाई है जिसका आम आदमी से सीधा कनेक्शन होता है। द इंक्रीज लीड बाय फूड प्राइस, मतलब खाने के भोजन के दाम, खाद्य पदार्थों में वृद्धि है ना, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि। दूसरा, मेक्स इट 8th month that retail inflation has stayed above the central bank's upper tolerance limit 6%। मतलब लगातार आरबीआई ने क्या है ना, अपना एक अबव टॉलरेंस का जो है, अपर टॉलरेंस का एक लिमिट बना के रखा था कि साहब हमारी जो महंगाई है मैक्स टू मैक्स जानी चाहिए, वो 6% जानी चाहिए। लेकिन पिछले 8 महीने से 6% के ऊपर ही रही महंगाई। ये 8वां महीना लगातार है जब महंगाई 6% से जो ऊपर रही, अपर टॉलरेंस से ऊपर रही। और इससे जो है हमें सख्त जो है मुद्रास्फीति जारी रखने का जो है, मौद्रिक जो मुद्रास्फीति नहीं, मौद्रिक नीति जो है वो उसमें सख्ती जारी रखने के संकेत मिलते हैं, प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अगर हम लोन सस्ते रखेंगे तो कैश फ्लो ज्यादा होगा, महंगाई और बढ़ेगी। मतलब यह कि आने वाली मौद्रिक नीति में लोन और महंगे होने के आसार हैं, क्योंकि जब जब महंगाई बढ़ती है तब तब लोन महंगे किए जाते हैं ताकि मार्केट में पैसा कम हो, डिमांड कम हो और थोड़ी सी महंगाई भी नीचे आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, सीमा जो है जिसे अपन बोल रहे हैं, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स का आयोजन हुआ गया। कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजन किया गया साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा गया कहां ये किया गया तो आप बताएंगे साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स, बेंगलुरु कर्नाटका। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में मिला है पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, है ना। अच्छा, ये तेलुगु सिनेमा के लिए मिला है। तेलुगु सिनेमा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पुष्पा द राइज। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा द राइज। अल्लू अर्जुन को जो है तेलुगु सिनेमा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल पुष्पा हेगड़े फॉर मोस्ट एलिजिबल बैचलर। मूवी का नाम है मोस्ट एलिजिबल बैचलर, और उस मूवी में एक्टिंग के लिए जो है पूजा हेगड़े को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर जो है सुकुमार फॉर पुष्पा, पुष्पा के ही डायरेक्टर सुकुमार को। मतलब ये कि टॉप 4 अवार्ड्स में 3 जो है पुष्पा को मिले हैं। एक तो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, है ना। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है, वो अलग से गया है मोस्ट एलिजिबल बैचलर मूवी के लिए, और वो किसको गया है? पूजा हेगड़े को। आप याद रखेंगे तेलुगु सिनेमा में, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बात करें तो कन्नड़ मूवी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों कन्नड़ मूवी में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड इन लीडिंग रोल जो है वो मिला है लेट पुनीत कुमार जो है पुनीत राजकुमार, जो कि जो है युवा रत्न नाम से उन्होंने मूवी की थी। उस मूवी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड की अगर बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो लीडिंग रोल में
आशिका रंगनाथ को मिला है, जिन्होंने जो है मदगजा नाम से मूवी की, और मदगजा नाम से मूवी जो ये की है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है आशिका को। तो आशिका रंगनाथ कन्नड़ में बेस्ट एक्ट्रेस, और पुनीत राजकुमार, लेट पुनीत राजकुमार जो है वो कन्नड़ में जो है बेस्ट एक्टर घोषित हुए कन्नड़ सिनेमा में। फिर उसके बाद तमिल सिनेमा के जो विनर हैं, बेस्ट एक्ट्रेस जो है तमिल में वो रही कंगना रनौत। कंगना रनौत को जो है बेसिकली जयललिता जी के ऊपर जो मूवी बनी उस पर जो है उसमें एक्टिंग करने के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है मिला है लीडिंग रोल में, वो मिला है शिवा कार्तिकेयन को। तो याद रखेंगे, तमिल में कंगना और शिवा कार्तिकेयन, कन्नड़ में पुनीत और आशिका, और तेलुगु में अल्लू अर्जुन और पूजा। तेलुगु में अल्लू अर्जुन और पूजा, कन्नड़ में पुनीत और आशिका, और तमिल में कंगना और शिवा कार्तिकेयन। ये आप याद रखेंगे। ये मैंने आपको साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स के विनर्स के नाम बताए जो बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित किया गया। दोस्तों, एक और बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए कि भारत में जो हेल्थ सर्विसेज में या हेल्थ केयर में जो है वृद्धि हुई है वो 74% तक वृद्धि हुई है। मतलब यह कि प्रति व्यक्ति जो स्वास्थ्य पे खर्च है वो 74% बढ़ गया। अब आइए उस पे बात करते हैं। द पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर हैज इंक्रीज्ड बाय 74% सिंस 2013-14। 2013-14 से लेके अब तक प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पे खर्च जो है वो 74% बढ़ गया है। एज पर नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स इंडिया 2018-19, the per capita government spending in 2013-14 was the 1,042 rupees, which has increased 1,815 rupees। मतलब यह कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान भारत 2018-19 के अनुसार 2013-14 में प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1,042 रुपए था, जो बढ़कर अब 1,815 रुपए हो गया। मतलब प्रति व्यक्ति खर्च जो है सरकार अभी 1,815 रुपए कर रही है। क्लियर? और ये जो है पहले कितना था 2013-14 में, वो 1,042 रुपए था। मतलब हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये प्रति व्यक्ति हेल्थ पर किया जाने वाला खर्च है जो 1,042 से बढ़ के 1,815 रुपए अब जो है वो हो गया। और कंपैरिजन कहां से कर रहे हैं? 2013-14 से, जब देश में सत्ता या सरकार का परिवर्तन हुआ। क्लियर है? तो वो बोल रहे हैं कि 74% तक बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद फिर बात करें, इट सेड गवर्नमेंट्स शेयर इन द ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इन द कंट्री इज इंक्रीजिंग स्टेडली। मतलब ये कि यहां पर भैया सीधी बात यह है कि ये जो स्टेडीली बढ़ रहा है, इसने कहा है कि देश में स्वास्थ्य में कुल खर्च सरकार की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, स्टेडीली जो है इंक्रीजिंग हो रहा है। द गवर्नमेंट शेयर इन करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 23.2%, है ना। पहले जो था वो गवर्नमेंट का शेयर जो था पब्लिक हेल्थ में, है ना, जनता के स्वास्थ्य में, वो 23% था, 23.2%। अब जो है वो 2018-19 में 34.5% हो गया। क्लियर है? तो ये डेटा जो है 18-19 का है, जब जनता के स्वास्थ्य में हिस्सेदारी, देश के स्वास्थ्य में सरकार की हिस्सेदारी अब 34.5% हो रही है। ये अच्छी बात है। अगली जो खबर है, रेलवे ने निजी कंपनियों को व्हील प्लांट बनाने के लिए आमंत्रित किया। ये एक अच्छी खबर है, व्हील प्लांट बनाने के लिए आमंत्रित किया। ये क्या चीज बताएं? तो भैया देखिए, सिंपल सी बात है कि अभी जो है बेसिकली रेलवे के जो व्हील्स हैं, है ना, वो विदेशों से आते थे, लेकिन अब देश में ही व्हील्स बनाए जाएंगे। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंडियन रेलवे floated tenders for the first time to invite private players to build a wheel plant। भारतीय रेलवे ने पहली बार निजी कंपनियों को व्हील प्लांट बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए निविदाएं जारी की। The manufacturing and transport of wheels for the rakes were halted due to the Russia-Ukraine war। रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से ट्रेन के लिए जो व्हील्स का परिवहन और निर्माण जो है
वो रोक दिया गया था। भारत अभी नहीं आ पा रहे थे, विदेशों से बिल आ रहे थे, और इसी वजह से जो है अब टेंडर और नई निविदाएं जारी की गई और प्राइवेट कंपनियों को बुलाया गया है कि भैया आइए और ट्रेन्स के लिए क्वालिटी वाले व्हील्स बनाइए। दिस इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवे विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। इससे जो है भारत, सबसे बड़ी बात तो आत्मनिर्भर बनेगा, एज वेल एज ड्रॉज अ ब्लूप्रिंट टू बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ व्हील्स। मतलब ये कि हम जो है वो व्हील्स के एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, है ना। हम दुनिया भर में, विश्व में जो है रेल के जो है वो पहिए अब सप्लाई भी कर पाएंगे। द प्लांट एम्स टू मैन्युफैक्चर एटलीस्ट 80,000 व्हील्स एवरी ईयर फॉर द सुपर फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन इंडिया। मतलब भारत में जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं उसके लिए हर साल 80,000 पहिए बनाने का जो है वो लक्ष्य जो है वो इस प्लांट में रखा जाएगा, जो कि भारत सरकार शुरू करवाना चाहती है। The Steel Authority of India is supplying 1 lakh wheel and the rest of the wheels will be produced by new plant। मतलब ये कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो हर साल बेसिकली 1 लाख व्हील बना रही। कितने व्हील बना रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? 1 लाख व्हील बना रही है। और बाकी जो है वो नए जो प्लांट लगाए जाएंगे प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, वो जो है 80,000 व्हील्स बनाएगी, जिससे कि देश के व्हील्स की जो सप्लाई है देश में वो बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम विदेशों में भी हम रेल के पहिए अब निर्यात कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के रोजगार और जीडीपी में ग्रोथ का एक नया रास्ता, एक नया मार्ग जो है वो खुल जाएगा। तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, ऑन 15th of अगस्त, है ना, बेसिकली रेलवे ने निजी कंपनियों को जो व्हील प्लांट बनाने के लिए आमंत्रित किया। ऑन 15 अगस्त 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द विजन ऑफ हैविंग 75 वंदे भारत ट्रेन्स विल कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन 75 वीक्स टू मार्क द आजादी का अमृत महोत्सव। बेसिकली 75 जो है वो 15 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक घोषणा की थी, एक सपना जो है वो सुनाया था जनता को कि भैया 75 हफ्तों के अंदर देश में 75 ट्रेनें जो है, वंदे भारत ट्रेन जो है देश के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए शुरू की जाएंगी। और उसी के चलते ये जो है वो निर्णय लिया गया है। तो ये अच्छी बात है। इंडिया जो है, इंडिया ने, अब अगली खबर ये कहती है कि इंडिया ने चावल के निर्यात पर अंकुश लगाया। उसकी वजह यह है कि भारत में चावल का जो उत्पादन है वो कम हुआ, और दूसरी बात यह कि चावल के निर्यात की वजह से देश में चावल की कमी हो जाती है और इसके दाम हमारे आम लोगों के लिए बढ़ जाते हैं। तो भैया इसी वजह से चावल के निर्यात पर फिलहाल तो जो है वो रोक लगा दी गई, या ये कह लें कि अंकुश लगाया गया, कुछ कम कर दिया गया निर्यात। India's restriction on rice export have paralyzed trading in Asia। मतलब ये कि सिंपल सी बात यह है कि भारत ने जैसे ही चावल के निर्यात पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया तो एशिया में जो चावल का व्यापार है वो लगभग पंगु के जैसा हो गया। ठीक है, विद बायर्स स्कोरिंग फॉर अल्टरनेटिव, यहां पर ये बोलेंगे स्कोरिंग फॉर अल्टरनेटिव सप्लाईज फ्रॉम वियतनाम, थाईलैंड एंड म्यांमार। मतलब खरीदार जो हैं अब वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट देख रहे हैं कि भारत के अलावा कहां से जो है वो खरीदा जा सकता है। तो वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार से जो है रास्ता तलाशा जा रहा है कि यहां से चावल खरीदे जा सके। वेयर सेलर आर होल्डिंग ऑफ ऑन डील्स एज प्राइजेस राइस इंडस्ट्री ऑफिशियल सेड। मतलब ये कि भैया उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से चावल में जो है कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जहां विक्रेता कीमतों में वृद्धि के रूप में सौदों पर रोक लगा रहे हैं। मतलब ये कि कीमतें वृद्धि भी हो रही है, तो इसकी वजह से जो विक्रेता हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चावलों की कीमत जो सेलिंग हो रही है, बिक्री हो रही है, इस पर रोक लगा रहे हैं ताकि कीमतें और बढ़े और वो मुनाफा कमा सके। तो इसलिए भारत के चावल निर्यात पर रोक लगाने से एशिया में चावल व्यापार पे जो है वो खतरा मंडराने लगा है। India, the world biggest exporter of grain, banned shipments of broken rice and imposed a 20% duty on the export of various types of the country. Tries to boost supplies and calm prices after below average monsoon rainfall। है ना, यहां पर सीधी सी बात ये बोली है कि जैसे हमारे यहां एवरेज रेनफॉल हुआ है ना, मतलब साधारण वर्षा हुई है पूरे देश में, अच्छी नहीं हुई है, और उसी के चलते अब देश में चावल की सप्लाई जो है वो कम रहेगी, जिसे मेंटेन रखने के लिए, परिपूर्ण रखने के लिए क्या किया गया है, जो ब्रोकन राइस है उसका एक्सपोर्ट हमने रोक दिया
है ना, हमने बैन कर दिया है। एट द सेम टाइम हमने अच्छे चावलों के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी भी लगा दी है, तो जिसकी वजह से जो है बेसिकली हमारे देश में चावलों की जो बढ़ती कीमतें हैं वो शांत हो सके। क्लियर है। और ये सब जो निर्णय है हमने अपने खुद के बाजार को जो है चावल के बाजार को बचाने के लिए लिया है, ताकि जनता के बीच जो है चावल ज्यादा कीमत पे ना पहुंचे। हाँ, ये जो खबर है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। आपको बता दूं, साइबर जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022, आपसे पूछा जाए कहां आयोजित हुई तो आप बताएंगे भोपाल मध्य प्रदेश में। क्लियर है। तो आप देखिए, 4th साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022, ये कौन से नंबर की है? 4th साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 is being organized by the Madhya Pradesh Police to improve the knowledge and abilities of police sub-inspectors and senior investigation officers in order to effectively prevent cyber crimes। मतलब कुल मिला के साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारत के मध्य प्रदेश के पुलिस के जो आला अफसर्स हैं और सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन्हें ट्रेंड किया जाएगा ताकि साइबर क्राइम को, साइबर अपराधों को, इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराधों को जो है लगाम लगाई जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके, उनकी जांच में जो है वो हमारी पुलिस एक्सपर्ट बन सके। इसलिए ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। योगेश देशमुख, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, एडीजी साहब जो है योगेश देशमुख, स्टेट साइबर पुलिस हेडक्वार्टर स्टेट, ड्यूरिंग द समिट सर्टेन रेजर सेरेमनी, मुझे बोलना चाहिए कि कर्टन रेजर सेरेमनी जो है, सेरेमनी दैट मोर देन 6,000 पीपल हैड रजिस्टर्ड टू अटेंड। मतलब ये कि यहां पर 6,000 से ज्यादा लोगों ने जो है इसे अटेंड करने के लिए रजिस्टर जो है वो कराया था। तो अभी फिलहाल ये चल रही है ना। आपको बता दूं कि ये 12 सितंबर से 22 सितंबर, आज जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई आज 18 सितंबर है, तो 18 सितंबर है तो 12 से ये शुरू हुई और 22 तक चलेगी ये। क्लियर है। तो आप ध्यान रखेंगे। और ये किस किस के तत्वाधान में हो रही है, तो यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं भैया, है ना। सॉफ्ट क्लिक्स फाउंडेशन, है ना, यहां पर यह लिखा है भैया कि क्लियरटेल टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर बात करें तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना। तो ये सब मिलके जो है एमपी पुलिस के साथ जो है वो ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 जो है वो आयोजित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे अच्छी बात कि ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किया जा रहा है 12 तारीख से लेके 22 सितंबर तक। 12 सितंबर से 22 सितंबर तक ये चल रहा है, मतलब ये अभी आयोजित हो रहा है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, कितना बढ़िया विहंगम दृश्य है भोपाल का, है ना। एक अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन में, है ना, या बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया हैज अपॉइंटेड संजय खन्ना इट्स एज सीईओ, है ना। संजय खन्ना को जो है इसके सीईओ के रूप में, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया ने संजय खन्ना को अपना जो है वो सीईओ अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया गया? सीईओ अपॉइंट किया। आप याद रखेंगे, संजय खन्ना अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अमेरिकन बैंकिंग एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन या अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, संजय खन्ना भाई साहब। फिर बात करें तो ऑन अगस्त 25 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिफ्टेड द बैन ऑन न्यू कस्टमर एक्विजिशन बाय अमेरिकन एक्सप्रेस विच वॉज इम्पोज विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2021 ड्यू टू नॉन कॉम्प्लियंस विद लोकल डेटा स्टोरेज नॉर्म्स। मतलब यह कि सिंपल सी बात है कि मानदंडों का या डेटा स्टोरेज के जो है नॉर्म्स का पालन ना करने के चक्कर में या वजह से मई 2021 में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर नए कस्टमर जोड़ने पर इंडिया में बैन लगा दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि भैया कोई भी जो है नए कस्टमर को नहीं जोड़ेगा। कौन? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि उसने जो है कस्टमर का डेटा स्टोरेज करने के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है। और ये मई 2021 से ये बैन जो है वो लगाया गया था। हालांकि इस साल ये बैन हटा लिया गया, है ना। 25 अगस्त 2021 को ये बैन जो है वो भारत में हटा लिया गया, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन पे जो लगाया था। और इसी के बाद से फिर जो है भाई साहब संजय खन्ना भाई साहब को क्या अपॉइंट कर दिया गया? संजय खन्ना को जो है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन
का जो है, इंडिया का जो है वो CEO अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि बैंक जो है अपना भविष्य इंडिया में बेहतर करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। When the ban was imposed, American Express had 1.51 million credits, which fell to 1.36 million as of June end of this year। मतलब ये कि जिस समय तक जो है, जब उस पे बैन लगा था उस टाइम पे 1.51 मिलियन क्रेडिट्स थे, जो कि घट के इस साल जून में जो है वो 1.36 मिलियन हो गए थे, और उसके चलते जो है कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। और अब जो है आरबीआई ने जब ये बैन हटा लिया है पिछले 25 अगस्त को, तो अब जो है कंपनी आगे काम बढ़ाने के प्रयास कर रही है। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे T18 भी बोला जाता है, 2018 में लॉन्च हुई ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, अब इसका सेकेंड वर्जन भी आएगा। द इंडियन रेलवे विल लॉन्च द न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस एज अ हाई स्पीड ट्रेन इन इट्स ऑनगोइंग एफर्ट टू प्रोवाइड पैसेंजर विद द बेस्ट एमिनिटीज। मतलब ये कि सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देने के लिए, सर्वोच्च सुविधाएं देने के लिए, सर्वोत्तम सुविधाएं देने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का नया वर्जन जो है वो अब देश में लॉन्च किया जाएगा, उसकी प्लानिंग चल रही है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वंदे भारत 2 will have further improvement and developments including a faster 0 to 100 kilometer time of just 52 seconds, a top speed of 180 kilometer per hour। मतलब इसकी जो टॉप स्पीड रहेगी वो बेसिकली वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो रहेगी, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच जाएगी, है ना। और ये लाइटर वेट है ना, 352 टन की जो है एक ट्रेन है, एंड वाईफाई कनेक्टिविटी जो है इसमें सब में रहेगी। जो भी कस्टमर्स है उनके लिए जरूरत पड़ने पर वाईफाई जो कनेक्टिविटी है वो भी इसमें शामिल कर दी जाएगी, है ना। ओके, एडिशनली न्यू वंदे भारत विल स्पोर्ट 32 जो है इंचेस एलसीडी टीवी, जो है 32 इंच एलसीडी टीवी भी जो है हर कोच में लगाई जाएगी, है ना। अब फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल्स फॉर 24 इंच साइज, पहले जो है 24 इंच का टीवी लगा हुआ था, अब 32 इंच का टीवी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। ट्रेवल विल बी मोर कंफर्टेबल थैंक्स टू 15% मोर एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स एंड ट्रैक्शन मोटर कूलिंग बाय क्लीन डस्ट फ्री एयर। मतलब ये कि 15% अधिक ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर और स्वच्छ धूल मुक्त हवा द्वारा ट्रैक्शन मोटर कूलिंग के कारण यात्रा अधिक आरामदायक होगी। मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट एसी लगाए जाएंगे, जिससे कि धूल मुक्त और ठंडा वातावरण जो है ट्रेन में रहेगा। क्लियर है, तो वो भी जो है यात्रा के एक्सपीरियंस को और शानदार बनाएगा। फिर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ, यहां पर लिखा है कि फोटो कैटेलिटिक, है ना, अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज इंस्टॉल्ड इन द रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट फॉर एयर प्यूरिफिकेशन इन द न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब यह कि रेल मंत्रालय के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस में वायु शोधन के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट जो है वो तैयार की गई है ना, जो लगाई जाएगी एयर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो मतलब ये कि एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही दुनिया में जो है ले जाएगी भारतीयों को, जो पहली बार भारत अनुभव करेगा, है ना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो है ये बनी है ना, ICF चेन्नई में, और अब इसका दूसरा वर्जन आ रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसकी शुरुआत की थी, है ना। हालांकि ये बनी थी 2018 में, इसे T18 भी बोला जाता था, लेकिन लॉन्च की शुरू हुई 15 अगस्त 2019 को। A few months prior, ICF had introduced coaches produced in India. These trains have self-propelled engine that can conserve diesel and consume 30% less power. कुछ महीने पहले ICF ने भारत में निर्मित कोचों का पेश किया। इन ट्रेनों में एक स्वचालित इंजन है जो डीजल की बचत करता है और 30% कम बिजली की खपत करता है। मतलब ये कि ये यहाँ पर बेसिकली एक जो इंजन है वो सिर्फ सबसे आगे ही नहीं है, हर कोच में एक ऑटोमेटिक इंजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजन को जो है पूरी ट्रेन को खींचना नहीं होता है। हर कोच अपने आप में इंजन है जो कि कम जो है बिजली की बचत जो है वो करता है, 30% कम खर्च करता है बिजली को।
अगली जो खबर है वो गुजरात से है। ये है गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज अनाउंस्ड गुजरात फर्स्ट एवर सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी इन द प्रेजेंस ऑफ dignitaries including actor Ajay Devgan and state government minister Shri Purnesh Modi and Shri Arvind रैयानी। मतलब ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अभिनेता अजय देवगन और राज्य सरकार के मंत्री पूर्णेश मोदी और श्री अरविंद रैयानी सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गुजरात की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति घोषित की। गुजरात की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बेसिकली शूट अगर गुजरात में करना है तो उसके लिए जो है वो नीति तैयार की गई है। फिर इसके बाद बात करें तो नई नीति गुजरात में फिल्म निर्माण के लिए व्यवहारिक अवसर जो है पैदा करेगी और साथ में रोजगार के नए अवसर भी होंगे। गुजरात में कई जगह जैसे कच्छ और का सफेद रेगिस्तान, शिवराजपुर के बीच शूटिंग के स्पॉट बनने के जो है वो पर्याप्त अवसर हैं। गुजरात में बहुत सारी वैसे मॉन्यूमेंट्स भी हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहां पर शूटिंग हो सकती है। तो ये सब जो है नई सिनेमा नीति जो है आपसे पूछा जाएगा किस राज्य ने लागू की, तो आप बताएंगे गुजरात ने जो है वो शुरू की अपनी नई पर्यटन सिनेमाई पर्यटन नीति। और आपसे पूछा जाएगा अजय देवगन ने किस राज्य में इसका शुभारंभ किया, तो आप बता देंगे कि गुजरात में। गुजरात के जो कैपिटल है वो गांधीनगर है, आप जानते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं और भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वो गुजरात के सीएम हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गुजरात में बनेगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। अब गुजरात में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा, आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज बिल्डिंग द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट द हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन ऑफ द लोथल इन गुजरात विद टोटल कॉस्ट ऑफ 3,500 करोड़ रुपीस। मतलब यह कि बंदरगाह, नौवन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र लोथल में कुछ 3,500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाएगा। 3,500 करोड़ की लागत से जो है गुजरात में नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जाएगा, है ना। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, दिस सेंटर विल शोकेस इंडियाज रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज। मतलब ये बताएगा कि भैया समुद्री विरासत जो है भारत की वो कितनी 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 जो है वो कह सकते हैं कि समृद्ध रही है, इसके बारे में बताया जाएगा, है ना। हम कितने समय पहले से जो है समुद्र से अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं, समुद्री व्यापार जो है भारतीय लोग करते हैं, है ना, और समुद्र से अपनी आजीविका भी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो समुद्री विरासत मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां बनेगा, तो आप बताएंगे गुजरात में। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ NMHC मतलब ये कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द कंस्टेंट फ्रॉम द मास्टर प्लान वॉज गिवन इन मार्च 2019। मतलब यह कि मार्च 2019 में इसका मास्टर प्लान दिया गया था, क्लियर है। और अब जो है नरेंद्र मोदी इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। लद्दाख में एक मेला आयोजित किया गया, लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर, मतलब कि पटकथा लेखक जो है वो फेयर यहां पर आयोजित किया गया इन लद्दाख, है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर इफेक्टिवली ओपन द 5-day लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर। आपसे पूछा जाएगा पटकथा लेखकों का सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया, तो आप बताएंगे कि ये जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया। फिल्मों की जो पटकथा लेखक जो हैं वो इनका सम्मेलन हुआ और वो लद्दाख में आयोजित हुआ, लेह लद्दाख में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बता दूं कि इनके जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं यहाँ के RK माथुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। श्री माथुर ने दावा किया कि लद्दाख प्रौद्योगिकी विद और सामग्री प्रदाता फिल्म उद्योग से परिचित है। मतलब लद्दाख जो है, उन्होंने कहा कि लद्दाख टेक्नोलॉजिस्ट एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स आर, है ना, यहां पर बोला कि कन्वर्जेंट विद द मोशन पिक्चर्स बिजनेस, है ना, कहीं लद्दाख इससे कनेक्टेड है, उन्होंने कहा है। लद्दाख की कैपिटल जैसे कि आप जानते हैं लेह है और लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर भाई साहब हैं, है ना, जिन्होंने स्क्रीन राइटर सम्मेलन का जो है ये उद्घाटन किया। ओके फ्रेंड्स, अभी हम जो है बात करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, और वो जो अगली खबर है वो ये है, वेटरन एक्टर कृष्णम राजू पास्ड अवे। मतलब ये कि भैया बहुत ही जो है मशहूर अभिनेता कृष्णम राजू गारू, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया। नाम था कृष्णम राजू गारू, क्लियर है। ये तेलुगु अभिनेता थे, आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में महान अभिनेता फेमस जो है एक्टर कृष्णम राजू गारू का हाल ही में निधन हो गया।
तो ये किस भाषा के एक्टर थे? आप बताएंगे कि तेलुगु भाषा के एक्टर हैं, और ये जो है बाहुबली के जो एक्टर प्रभास, उनके चाचा भी है। क्लियर है, ये चाचा भी है उनके, है ना, तो आप ध्यान रखेंगे। और इनका जो है वो निधन हो गया है। इनके बारे में बात करते हो अगर बताएं तो 180 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है, साउथ में, तेलुगु और अलग अलग भाषाओं की मूवीज में, है ना। 5 फिल्म फेयर दक्षिण पुरस्कारों के साथ साथ 3 जो है नंदी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त थे, है ना। दूसरी बात यह कि इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में जो है वो जीवन तरंगुल, इनकी सबसे जो फेमस मूवीज हैं, जीवन तरंगुल, कृष्णवेनी और भक्त कन्नप्पा, है ना। जीवन तरंगुल, कृष्णवेनी और भक्त कन्नप्पा, ये जो है बेसिकली शामिल है इनकी बेस्ट मूवीज में। कृष्णम राजू गारू, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगली खबर जो है वेल्स से है। वेल्स के नए राजकुमार और राजकुमारी बन गए हैं प्रिंस हैरी और केट मिडल्टन। आपको बता दें कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने अपने सबसे बड़े बेटे विलियम, मतलब ये भाई साहब, और केट मिडल्टन, मतलब ये मैडम, इनको जो है राजकुमार और राजकुमारी घोषित किया है। आपको बता दूं, चार्ल्स हु बिकम प्रिंस वॉज वेल्स प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1958। चार्ल्स जो अब किंग बन गए हैं, चार्ल्स जो अब किंग बन गए हैं, वो प्रिंस ऑफ वेल्स बने थे 1958 में। और इतने वर्षों से आप सोचिए कि भाई साहब वो 48 साल ये हो गए और 21 साल ये, मतलब ये आप सीधा सीधा आप समझो कि लगभग 75 साल तक तो ये राजकुमार ही रहे और महारानी जी महारानी रही, और जैसे ही वो गई अब उन्हें राजा बनने का अवसर मिला। हालांकि ये दुखद है। और दूसरी बात ये कि अब जाके ये जो है राजकुमार और राजकुमारी बने, दोनों की उम्र 40 साल है, दोनों जो है वो 40 साल के हैं भाई साहब, और अब राजकुमार और राजकुमारी घोषित हुए, केट मिडल्टन और प्रिंस हैरी, है ना। डिलीवरिंग हिज फर्स्ट स्पीच ऑफ नेशन सिंस, मतलब किसने? चार्ल्स ने, जो है किंग चार्ल्स ने, डिलीवरिंग हिज फर्स्ट स्पीच ऑफ नेशन सिंस द डेथ ऑफ हिज मदर क्वीन एलिजाबेथ, है ना। उनकी अपनी जो माता है एलिजाबेथ महारानी, उनकी डेथ के बाद उन्होंने पहली बार जो है भाषण देते हुए चार्ल्स ने कहा कि उन्हें अपने उत्तराधिकारी विलियम को वेल्स का राजकुमार बनाने पर गर्व है ना। और उन्होंने जो है ये शीर्षक जो राजकुमार है ये 1958 में ग्रहण किया था। क्लियर है। आगे बात करें तो द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, है ना, यहां पर एक जो है प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है जिसका नाम है वाटर हीरोज, है ना, कॉन्टेस्ट 2.0। अब वाटर हीरोज 2.0 जो है कॉन्टेस्ट है, और इसमें बोला जाता है शेयर योर स्टोरीज, आपने पानी बचाने के लिए क्या क्या किया है। तो ये जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, इन्होंने मिलकर जो है ये शुरू किया है वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट 2.0। तो आपसे पूछा जाए कौन कौन से, तो जल संसाधन विकास, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज की जो है ये प्रतियोगिता बेसिकली शुरू की है। ये दूसरी प्रतियोगिता है इसकी, आप ध्यान रखेंगे। द थर्ड एडिशन ऑफ द वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट was launched on 1st December 2021 and it will end on 30th November 2022। मतलब ये कि 1 दिसंबर 2021 को ये शुरू की गई थी और ये खत्म कब होगी? 30 नवंबर 2022 को जो है ये प्रतियोगिता खत्म होगी, जहां पर वाटर हीरोज की स्टोरीज को बताया जाएगा और प्लस विनर्स भी घोषित किए जाएंगे। क्लियर है। फॉर August, the 6 winners of the Water Heroes Share Your Stories contest will get 10,000 rupees cash prize and certificate। मतलब ये कि 6 विजेता चुने जाएंगे जिन्होंने पानी बचाने के लिए कुछ बड़े और अथक प्रयास किए हैं, उन्हें 10,000 रुपए नगद पुरस्कार और सर्टिफिकेट जो है प्रदान किया जाएगा वाटर हीरोज जो प्रतियोगिता के अंतर्गत। क्लियर है। जो कि अगस्त में 6 जो हैं वो हीरो इसके घोषित किए गए हैं और ये जो है नवंबर में ये कॉन्टेस्ट समाप्त होगा। दोस्तों ये जो खबरें थी मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के जो है तत्वाधान में आपको प्राप्त हुई और रेगुलर बेसिस पर हम जो है ये मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से ये खबरें हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप इसी तरह के करंट अफेयर्स हर दिन देखना चाहते हैं तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन चैनल ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों किंडरगार्टन से लेकर 12th तक और एंट्रेंस एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक मैग्नेट ब्रेन्स सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कराता है। आप हमसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। मतलब ये कि आप
यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी खरीदने का बाय नाउ पैकेज नहीं है, कोई डिस्काउंट का ऑफर नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है वो 100% फ्री है आपके लिए। तो दोस्तों देर मत कीजिए, इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हर दिन हमारी वीडियोस देखते रहिए, वो भी बिल्कुल फ्री और फ्री। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल। जय हिंद।